इमेजिन करें कि आप पूरे 72 दिनों तक प्लेन क्रैश में एक ऐसी जगह में फंस जाएं जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, न कोई इंसान, न कोई मदद और न खाने पीने को कुछ हो। बस चारों तरफ आपको अपनी मौत का साया नजर आए, लेकिन तभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की हो। कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 में, जब एक रग्बी टीम अपना फाइनल मैच खेलने अमेरिका से चिले जा रही थी। ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी और जहाज के अंदर बैठे सभी प्लेयर्स बहुत खुश थे, क्योंकि उनमें से कई लोग पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और ये सभी पहली बार अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी थे जो अपने बच्चों को गेम में सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जा रहे थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद जब वह एंडीज माउंटेन से होकर चिले की तरफ बढ़ने लगा, उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अंदर बैठे सभी प्लेयर्स बहुत खुश थे और विंडो सीट से बर्फीले पहाड़ों का नजारा देख रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। कुछ देर बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है। एक बहुत ही तेज बर्फ का तूफान आ जाता है जिससे जहाज तेजी से झटके खाने लगता है। झटके लगने की वजह से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, लेकिन अंदर बैठा एक पैसेंजर बताता है कि जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो प्लेन में टर्बुलेंस होता है, यानी ये कोई खतरे की बात नहीं है, जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेन आगे बढ़ रहा था, इसका टर्बुलेंस भी बढ़ता जा रहा था। जहाज अब और तेजी से झटके खाने लगा। प्लेन के अंदर मौजूद सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। ये देखकर लोगों के बीच हलचल मच गई। पायलट्स जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया था। इससे पहले कि पायलट्स कुछ कर पाते, सामने एक पहाड़ आता है और ये जहाज सामने के पहाड़ से जा टकराता है और दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एक प्लेयर तो जहाज के टकराते ही प्लेन के पिछले पार्ट के साथ ही उड़ जाता है और हवा में गायब हो जाता है, जबकि प्लेन का आगे का हिस्सा तेजी से रगड़ते हुए बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है। ये टकराव इतना तेज था कि प्लेन की सभी सीट्स एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, जिसमें कई लोग कुचल कर मारे गए। अब जो लोग इस एक्सीडेंट से बच गए थे, उन्होंने खुद को संभाला और कैबिन में मौजूद बाकी लोगों की मदद करने लगे। कुछ प्लेयर्स जल्दी से पायलट्स के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ये दोनों पायलट्स भी मारे गए थे। ये एक बहुत ही दर्दनाक माहौल था। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। इस प्लेन में टोटल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, मगर इस क्रैश के बाद 18 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे। अब चूंकि इस जहाज ने शाम को टेक ऑफ किया था, इसलिए थोड़ी देर में ही रात हो गई। बाहर का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग वहां पर मौजूद सामान और डेड बॉडीज का इस्तेमाल करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर देते हैं, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके। और ये सभी लोग ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ गए। इन सभी की हालत काफी खराब थी। ये अभी भी काफी गहरे सदमे में थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि ये लोग अब नहीं बच पाएंगे। खैर, जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी। जब सुबह धूप निकली तो उन्होंने देखा कि 4-5 और लोग ठंड की वजह से मर गए हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब तूफान रुक चुका था। बाहर का मौसम नॉर्मल हो चुका था। जब ये लोग प्लेन से बाहर आए तो उन्हें दूर दूर तक चारों तरफ सफेद बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब इन लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इनके आसपास न तो कोई घर था, न ही कोई जानवर और न ही कोई पेड़ पौधे जिनसे ये लोग सर्वाइव कर सके। अब सबसे पहले इन लोगों ने प्लेन की सीट्स को बाहर निकाला ताकि प्लेन के अंदर सभी के सोने की जगह बन सके। उसके बाद उन्होंने घायल लोगों को धूप में लिटाया ताकि उनकी बॉडी गर्म हो सके, और ये लोग पानी पीने के लिए बर्फ को पिघलाकर एक एक बूंद करके पानी जमा करने लगे। उसके बाद उन्होंने सभी लोगों का सामान इकट्ठा किया। कोई काम की चीज मिलने पर उसे एक अलग सूटकेस में रखते गए। अब जो लोग इस एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनकी बॉडीज को कुछ लोग प्लेन से दूर लाते हैं और उन्हें बर्फ से ढक देते हैं ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके। और जब यहाँ मदद पहुंचे तो ये लोग उन डेड बॉडीज को अपने साथ ले जा सके। जब चीजें थोड़ी सुलझ गई तो इन लोगों ने सुकून की सांस ली। इन सभी को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। अब बचे हुए खाने में से एक एक टुकड़ा सब में बांटा गया। वैसे तो खाने का ये एक टुकड़ा बहुत ही कम था, पर जिंदा रहने के लिए इतना काफी था। हालांकि सब जानते थे कि यह खाना उन्हें तब तक चलाना होगा जब तक उनके पास कोई मदद न पहुंचे। सबको लगा कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि उनका प्लेन क्रैश हो चुका है और जल्द ही इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया जाएगा। इसीलिए वे सब एक साथ बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। असल में जिस जगह उनका प्लेन क्रैश हुआ था, वह दरअसल एक वैली थी जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, जिस वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी ऊपर से प्लेन गुजरता है। प्लेन को देखकर ये सभी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो प्लेन काफी ऊंचाई पर था, जिससे वो नीचे मौजूद फंसे हुए लोगों को देख नहीं पाता और प्लेन उनकी नजरों के सामने से होते हुए गायब हो जाता है। कुछ घंटे बाद रात हो गई। ये सभी एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर प्लेन के अंदर छिप गए और अंदर मौजूद लगेज का इस्तेमाल करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर देते हैं। इस तरह से ये रात भी गुजर गई और अगली सुबह नांदो नाम के एक आदमी को होश आया, जो प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश पड़ा था। नांदो की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहन के पास गया और उसे गले से लगा लिया। जब नांदो ने अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसके मॉम डैड मर चुके हैं। ये सुनकर उसे काफी दुख हुआ। उधर बाकी लोगों ने दोबारा से बर्फ पिघलाई और थोड़ा पानी इकट्ठा किया और उसे पीकर गुजारा करने लगे। उन्होंने जमीन पर एक्स का साइन भी बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाले जहाज को नजर आ सके। कुछ देर बाद एक और प्लेन उनके ऊपर से गुजरा, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इन लोगों ने शीशे चमकाकर उसका ध्यान खुद की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन ये प्लेन भी उन्हें इग्नोर करके चला गया। ये लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस प्लेन ने हमें देख लिया है और अब बहुत जल्द उनके पास मदद पहुंच जाएगी। लेकिन इस तरह से एक रात और गुजर गई, पर कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि हम सब इस बंद इलाके में अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तभी उन्हें ख्याल आया कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज पड़ी थीं और अगर हम इन बैटरीज को यहाँ ले आए तो बैटरी की मदद से हम प्लेन के रेडियो को चला सकते हैं और बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर पाएंगे। अब सभी को ये आइडिया पसंद तो आया, लेकिन इस काम को अंजाम देना इतना आसान नहीं था जैसा वो सोच रहे थे, क्योंकि जहाज का पिछला हिस्सा जो क्रैश के दौरान टूटकर अलग हो गया था, पता नहीं वो हिस्सा अब कहाँ होगा। खैर, उन्होंने प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने
उन्होंने लेदर और कांच का इस्तेमाल करके कुछ गॉगल्स बनाए ताकि ये गॉगल्स तेज बर्फीले तूफान में उनकी आंखों का प्रोटेक्शन कर सके। और ग्रुप के 4 लोग उन बैटरीज को लाने चले गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनका जहाज कहीं भी दिखाई नहीं दिया और अब उन्हें एहसास हुआ कि इतने सारे बर्फ के बीच किसी को भी उनका प्लेन नहीं दिखेगा और शायद इसीलिए अभी तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ मौजूद बर्फ खिसकने लगी। ये देखकर ये लोग डर जाते हैं और वापस अपने जहाज की तरफ आ जाते हैं। इस तरह से इन लोगों को यहाँ फंसे हुए 6 दिन गुजर जाते हैं और 1 हफ्ते बाद प्लेन में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया। अब ये इलाका बर्फ से ढका हुआ था और आसपास न तो कोई जानवर था और न ही कोई पेड़ पौधे। इसीलिए अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। खाने के लिए कुछ भी न मिलने पर वो लोग पत्थरों पर जमी हुई मौस खाने लगे जिसका टेस्ट बहुत ही गंदा था, पर मजबूरी में उन्हें खाना पड़ा। यहाँ नांदो ने कहा कि अगर उसे मरे हुए लोगों की बॉडीज भी खानी पड़े तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए ये भी करेगा। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। जल्द ही इन सभी के बीच बहस होने लगी कि उन्हें मरे हुए लोगों को खा लेना चाहिए या फिर भूख से मर जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करने पर हमें ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। जिसके बाद उन्होंने अपने पेट पर पत्थर रखकर गुजारा किया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ उनकी भूख भी बढ़ती गई। हाल ये था कि ये सभी अपने जूतों की लेस और सिगरेट तक खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन कई दिनों से भूखे रहने के बाद उन चीजों से उनकी भूख कहाँ मिटने वाली थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और भूख के चलते नंदो की बीमार बहन मर गई। नंदो ने अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहन को भी खो दिया। इस तरह से वक्त गुजरता गया और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 9 दिनों तक जिंदा रखा। लेकिन अब तक उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब उनकी मौत उनसे सिर्फ 1 कदम दूर थी। अब उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने उन डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया। सबसे पहले 4 लोग प्लेन से बाहर गए और लाशों को काटकर खाने लगे। उन्हें खाते देख कुछ और लोगों ने भी अपना मन बदल दिया और वे भी उनके पास गए अपना पेट भरने के लिए। लेकिन 5 लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी मौत तक मंजूर थी, पर किसी दूसरे इंसान को खाना ठीक नहीं समझा। अगले दिन से ये लोग लाशों को दूर ले जाकर काटने लगे ताकि इन 5 लोगों को कोई तकलीफ न हो। यहाँ पर नुमा नाम के एक लड़के को बर्फ में दबा एक सूटकेस मिला। सूटकेस को खोलने पर उन्हें अंदर एक रेडियो मिला। रेडियो को ऑन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसमें सिग्नल नहीं है, जिसके लिए इन लोगों ने चीजों को जोड़कर एक एंटेना बनाया और इस रेडियो पर उन्होंने एक न्यूज सुनी जिसमें बताया जा रहा था कि सरकार ने इनके खोज में कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए थे और 66 के करीब हवाई जहाजों को उनकी तलाश में भेजा था। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद जब इन लोगों का कोई अता पता नहीं चल सका तो सरकार ने उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने इन लोगों को ढूंढना बंद कर दिया है। ये खबर सुनकर ग्रुप के सभी लोगों की हिम्मत टूट गई और उनके जिंदा बचने की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। अब उन बचे हुए 5 लोगों में से जिन्होंने डेड बॉडीज को खाने से इनकार कर दिया था, उनमें से 4 लोगों ने भी मांस खा लिया क्योंकि वे जान चुके थे कि यहाँ उनकी कोई मदद करने नहीं आएगा और अब उन्हें खुद कुछ करना होगा यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ ग्रुप के 3 लोगों ने दोबारा से जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढकर उसमें लगी बैटरीज को लाने का फैसला किया ताकि वे उसका इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बना सकें और उन्हें बता सके कि हम अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद 3 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल पड़े और कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें प्लेन के कुछ टुकड़े मिले जिन्हें ये लोग उठा लेते हैं और साथ ही उस खिलाड़ी की लाश भी मिली जो क्रैश के वक्त उनसे बिछड़ गया था। उन्होंने उसकी लाश को दफना दिया और अपना सफर जारी रखा क्योंकि अब उन्हें भी अंदाजा हो चुका था कि प्लेन का पिछला हिस्सा यहाँ आसपास ही होगा। घंटों की चढ़ाई के बाद ये सभी काफी थक चुके थे और इन बर्फीली हवाओं के चलते उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जल्द ही रात हो गई और इन लोगों ने एक चट्टान की आड़ में छिपकर रात गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो ये सभी बर्फ से ढके हुए थे और इन तीनों की हालत काफी खराब थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनमें से एक की तो आंखें तक जम चुकी थीं और बाकी दोनों अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं थे। अब उनमें आगे बढ़ने की ताकत तो बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए ये सभी प्लेन के बाहर की लोहे की शील्ड पर बैठकर पहाड़ से नीचे उतर आए। इन लोगों को खाली हाथ देखकर पूरे ग्रुप में उदासी छा गई और उस आखिरी बचे आदमी ने भी इंसानी मांस खा लिया और अपनी किस्मत को कोसता हुआ सो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 17 दिनों तक जिंदा रखा। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि पिछले 5 दिनों से बाहर का मौसम काफी खराब था। तूफान से बचने के लिए सभी प्लेन के अंदर बैठे होते हैं कि तभी एक बड़ा तूफान आता है और प्लेन को अंदर बर्फ से भर देता है। अंदर मौजूद कई लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब जो लोग ऊपर रह गए थे वो इस हादसे से काफी घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बर्फ को खोदकर अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला। अब सभी लोग तो समय रहते बाहर आ गए, लेकिन एक लड़की बर्फ में काफी नीचे तक दब गई थी जिसकी बर्फ में दम घुटने से मौत हो गई। ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और ये लोग इस हादसे से ठीक से संभल नहीं पाए थे कि तभी उन्हें बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और तेज तूफान उनकी तरफ आ रहा है जो पहले से भी ज्यादा तेज है। एक और तूफान आता है और ये सभी दोबारा से बर्फ में दब जाते हैं। ये तूफान इतना तेज था कि पूरा का पूरा जहाज बर्फ से भर गया। कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। अंदर फंसे लोगों के पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसमें से एक साथी ने फटाफट जहाज की छत में एक छेद बनाया ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और दम घुटने से बच सके। ये लोग हाथ जोड़कर सिर्फ यही विश कर रहे थे कि अब उनके ऊपर और बर्फ न गिरे, वरना ये सभी हमेशा के लिए यहीं दबकर रह जाएंगे। कुछ घंटों बाद उन्होंने खुद को संभाला और कुल 8 डेड बॉडीज को इकट्ठा करके उन्हें कोने में रख दिया। अब इस तरह से उन्हें यहाँ फंसे हुए 18 दिन गुजर चुके थे और उनका भूख से बुरा हाल हो गया था। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वे अंदर मौजूद डेड बॉडीज का मांस खा लें। लेकिन ऐसा करना इन सभी के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सभी डेड बॉडीज उनके अपने लोगों की थी। अब ये सब देखकर नुमा नाम के उस लड़के ने खुद पर से कंट्रोल खो दिया। वो गुस्से में आया और प्लेन की खिड़की तोड़ने लगा। इस दौरान कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं और बर्फ में छेद करता गया। पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद ये सब ऊपर की तरफ छेद करने में कामयाब हुए, जिसके बाद वे सभी बाहर निकल आए। बाहर आकर ये सभी इतने खुश थे जैसे ये सभी मौत की कैद से आजाद हो गए। उन्होंने जिंदा बचने की खुशी मनाई और फिर बर्फ खोदकर प्लेन को बाहर निकालने लगे। इस दौरान नुमा नोटिस करता है कि उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें अब कोई दर्द नहीं है क्योंकि बर्फ ने उसके जख्म को सुन्न कर दिया था। हालांकि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बर्फ खोदना जारी रखता है। अब आसमान में सूरज निकला हुआ था, इसलिए उन्हें बर्फ खोदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कुछ घंटों में ही जहाज बाहर आ गया।
अब धूप काफी अच्छी थी, इसलिए वे सभी प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने की सोचने लगे। लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वे इन बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला था और इस दौरान इस चढ़ाई को पार करना थोड़ा आसान होगा। देखते ही देखते 34 दिन गुजर गए और अब मौसम पहले से थोड़ा बेहतर हो गया। अब जो लोग पहली बार प्लेन की तलाश में गए थे, उनकी तबीयत अभी तक खराब थी और वे दोबारा से चढ़ाई करने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। कुछ घंटों बाद उन्हें पता चलता है कि उनका एक और साथी भूख के चलते मर गया है। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उसे बर्फ में दफना देते हैं। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और 36वें दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो जहाज के बैक साइड से बैटरीज लाकर बाहरी दुनिया को इन्फॉर्म करना होगा, वरना हम एक एक करके सब मर जाएंगे। जिसके बाद ग्रुप के 4 लोगों ने ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया और उन 4 लोगों के नाम थे रोबर्टो, टिंटिन, नूमा और नांदो। इन लोगों ने ठंड से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहने और प्लेन की तलाश में निकल पड़े। लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें उनका प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी नूमा की तबीयत बिगड़ने लगी और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। यहाँ बाकी लोगों ने देखा कि उसके पैर की चोट में इन्फेक्शन फैल चुका है, इसीलिए वे सब तय करते हैं कि वापस नूमा को नीचे ले जाएंगे। लेकिन नूमा ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों से आगे बढ़ने को कहा। अब नूमा प्लेन के पास तो लौट आया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वहाँ पहुँचते ही वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके साथी प्लेन से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कमजोरी के मारे वो हिल तक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वे 3 साथी कई घंटों का सफर तय करने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां प्लेन का पिछला हिस्सा था, जो चट्टान से टकराने के बाद टूट गया था। इसे देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और प्लेन के पिछले हिस्से के पास जाते हैं। जब ये तीनों जहाज की जांच करने लगे तो उन्हें बैटरीज के अलावा और भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि ढेर सारे कपड़े, रम की बॉटल्स और कई सारे सिगरेट के पैकेट्स। ये लोग सामान लेकर वापस अपने प्लेन के पास आते हैं, जहां उन्होंने बैटरी को प्लेन के रेडियो में डाला और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो खराब हो चुका था और इस तरह से उनकी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल जाती है। उधर नोमा की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और अब उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था। प्लेन से मिला खाना भी अब खत्म हो गया था, इसलिए ये सभी दोबारा से ह्यूमन मीट खाने लगे। नोमा ने खाना पीना बंद कर दिया ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बचे, क्योंकि वह जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब ग्रुप के कुछ लोग एक बार फिर प्लेन के पिछले हिस्से तक गए, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ काम लायक मिल सके। इस बार उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिससे जोड़कर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाया। इसके बाद उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी कि प्लेन क्रैश को 58 दिनों के गुजर जाने के बाद अब सरकार उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन चलाएगी। ये खबर सुनकर सभी में दोबारा से जान आ गई और जिंदा बचे रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी लोगों ने कहा कि अगर हम यहीं रहेंगे तो कोई भी हमें देख नहीं पाएगा, इसलिए हम में से कुछ लोगों को पैदल चलकर मदद बुलानी चाहिए। रात को नोमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने सभी से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम सब मुझे अपना खाना बना लेना। ये शब्द कहकर नोमा की मौत हो गई। नोमा के इन आखिरी शब्दों से सबको हिम्मत मिलती है और उन्हें नोमा के पास से एक लेटर मिला। उस लेटर में नोमा ने लिखा था कि वह बहुत खुश है कि वह अपने दोस्तों के बीच मरा, क्योंकि उसे इससे अच्छी मौत नहीं मिल सकती। अब नोमा का लेटर पढ़कर सभी के अंदर एक अलग सा जोश आ गया और ग्रुप के 3 लोग दोबारा से मदद की तलाश में निकल पड़े। इन तीनों ने एक स्लीपिंग बैग और ढेर सारा खाना लेकर अपना सफर शुरू किया। इस बार इन तीनों ने ठान लिया था कि वे हर हाल में इन पहाड़ों को पार करेंगे और चिले तक पहुंचकर सबके लिए मदद बुलाएंगे। ये तीनों बिना रुके चढ़ाई करते रहे और जब रात हुई तो वे उस स्लीपिंग बैग के अंदर सो गए। अगली सुबह उन्होंने फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। लेकिन ऊपर का नजारा देखकर मानो उनकी हिम्मत टूट गई। उनके सामने पहाड़ ही पहाड़ थे और इसका मतलब था कि उन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। उनके मन में ख्याल आया कि वे सभी वापस लौट जाएं, क्योंकि इस सफर को पूरा करने के लिए उनके पास 3 लोगों का खाना नहीं था। यहाँ टिंटिन ने अपना खाना इन दोनों को दे दिया और खुद वापस लौट गया, ताकि ये दोनों इस सफर को आसानी से पूरा कर सकें। हालांकि ये सफर काफी लंबा और चैलेंज से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। और आखिरकार 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इन दोनों की मेहनत रंग लाई। वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां ऊपर के मुकाबले बर्फ काफी कम थी। इन दोनों को एक साफ पानी की नदी भी मिली, जहां रुककर उन्होंने ढेर सारा पानी पिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखा जो नदी के उस पार खड़ा था। पहले तो इन दोनों को उस आदमी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे समझ रहे थे कि जैसे वे सपना देख रहे हैं, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह भ्रम नहीं बल्कि सच में एक इंसान है। उस आदमी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगी, लेकिन वह आदमी उनकी बात नहीं समझ पाया, क्योंकि वह उनसे काफी दूर था और बहते पानी के शोर में कुछ सुन नहीं पा रहा था। इसलिए उसने एक पेपर और पेंसिल नदी के उस पार फेंकी ताकि ये दोनों लिखकर कुछ बता सके। और इन दोनों ने उस कागज पर अपनी सारी कहानी लिख दी। कागज पर लिखी सारी कहानी पढ़ने के बाद ये आदमी उस कागज को लेकर सरकारी ऑफिसर के पास पहुंचा, जहां ऑफिसर को भी पता चला कि 2 महीने पहले जिस प्लेन क्रैश में हम लोगों को मरा हुआ समझ रहे थे, उनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। और खबर मिलते ही सरकार ने इन सभी लोगों को बचाने का मिशन चालू कर दिया। ये आदमी रोबर्टो और नांदो को अपने घर ले आया, जहां उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और बहुत जल्द वहां रिपोर्टर्स का मेला लग गया और बर्फीले पहाड़ों के बीच फंसे लोगों ने भी ये खबर रेडियो पर सुन ली, जिससे सभी खुशी के मारे उछलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और अपना अपना सामान पैक कर लिया। जल्द ही रेस्क्यू टीम रोबर्टो और नांदो को लेकर उस लोकेशन पर पहुंची और प्लेन क्रैश के 72 दिनों बाद आखिरकार उन लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद इन सभी लोगों को शहर लाया गया, जहां ये लोग अपने परिवार वालों से मिले और शहर के सभी लोगों ने इनका हीरोज की तरह स्वागत किया। अब इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यहाँ इन सभी ने एक दूसरे को नहलाने में मदद की और फिर इन लोगों को अलग अलग बिस्तर दिए गए। लेकिन उस रात भी ये सभी एक दूसरे के साथ सोए, क्योंकि इस हादसे के बाद ये सभी काफी गहरे सदमे में थे। कहानी के एंड में हमने जाना कि इस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोगों की जान बच पाई। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है।